हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इकाई 5 से हिंदी कविताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पृथ्वीराज रासो का रेवा तट समय, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति को भी पढ़ लिया है, कबीर संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इनको भी पढ़ लिया है। तो अभी जो है हम जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं और जिसका आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, अगर आप अगर आप मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जायसी का जन्म और मृत्यु, ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये बातें भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो मैं बता दूं कि इनका जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका जायस है। ठीक है, और मतलब जायस नाम स्थान से संबंधित होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था। इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, सूफी फ़कीर शेख मोहिदी या सैयद अशरफ या शेख बुरहान, है ना, इन नामों से इनके गुरु को जाना जाता है। इन्होंने बहुत सी प्रमुख रचनाएँ लिखी हैं, जैसे पद्मावत महाकाव्य, अखरावट, चित्रलेखा जो कि इनका लघु प्रेम आख्यानक है, मसलनामा, कहरनामा, आखिरी कलाम, है ना, ये सब क्या हैं, ये जायसी के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है नागमती वियोग खंड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की है। इस ग्रंथ का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध जो है वो कैसा है, ऐतिहासिक है। चित्तौड़ का राजा रतन सेन, ठीक है, चित्तौड़ का कौन है राजा, रतन सेन है, तथा रानी नागमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़कर क्या करते हैं, नागमती को छोड़कर सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने हेतु सिंहल द्वीप चले गए, है ना, कि जो चित्तौड़ का राजा रतन सेन था अपनी रानी नागमती को, उसकी पत्नी कौन थी, नागमती, उसको छोड़कर सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती है से विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप चले गए, है ना। इधर उसके वियोग में रानी नागमती अत्यधिक व्यथित रहने लगी। जायसी ने 12 मासे के माध्यम से नागमती के विरह का वर्णन पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका पद्मावत है ना, पद्मावत ये जो है आपका, ये महाकाव्य है आपका जो पद्मावत है। ठीक है, और ये जो आपका पद्मावत है इसमें 57 खंडों में इसके जो खंड हैं वो कितने हैं, 57 खंड हैं। इसे 57 खंडों में विभाजित किया गया है ना, और इससे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़ता का काव्य भी से माना जाता है। तो इसमें मेन तो यही है आपका। तो इसमें क्या है कि सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप चला गया। इधर उसके वियोग में रानी नागमती अत्यधिक व्यथित रहने लगी। जायसी ने 12 मासे के माध्यम से नागमती के विरह का वर्णन किया है ना, किसके माध्यम से किया, 12 मास। ठीक है, 12 मासे के माध्यम से नागमती के विरह का वर्णन पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया गया है। अब जायसी वेदना के अमर गायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जायसी जो है वेदना के कवि किन्हें कहा जाता है, तो जायसी वेदना के अमर गायक है, मतलब वेदना का कवि भी इनको कहा जाता है आपके मलिक मोहम्मद जायसी को, है ना। उनकी चित्तवृत्ति वियोग वर्णन में अधिक रमी है। नागमती का विरह वर्णन पद्मावत का एक मार्मिक प्रसंग है। ये विरह वर्णन अत्यंत सरस, गंभीर और मार्मिक है। बिरहणी नागमती एक सामान्य नारी की भांति बन बन भटकती फिरती है। तो कौन, बिरहनी जो आपकी नागमती है। ठीक है, नागमती कौन है, तो आपको पता है नागमती जो है ये चित्तौड़ के राजा जो रतन सेन है उनकी पत्नी है, पर रतन सेन किससे प्रेम करते हैं, वो पद्मावती से प्रेम करते हैं। और पद्मावती कौन है, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी है, तो इसलिए सिंहल द्वीप में रहती है। तो राजकुमार जो रतन सेन हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, सिंहल द्वीप चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके विरह की बात बताई गई है कि उसके जाने के बाद जो नागमती है वो उसके विरह में कहाँ भटकती है, बन भटकती फिरती है। कभी कौवे को अपना संदेश वाहक बनाती है तो कभी भ्रमर को अपना संदेश वाहक बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी गया है कि कौवे को और भ्रमर को अपना संदेश वाहक किसने बनाया है, तो ये नागमती ने अपने पति रतन सेन के विरह में जो है वो कौवे और भ्रमर को जो है वो संदेश वाहक बनाया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब है कि
सॉरी। तो इसमें एक पंक्ति है कि पियू सो कहूँ संदेशड़ा हे भोरा हे का, कि हे पिया सो कहूँ संदेशड़ा, कि हे भोरा हे कौए, तुम जो मेरा संदेश है वो मेरे पिया तक ले जाओ। सो धनी विरह जरी मुहे तही का धुआं हम लाग, है ना। नागमती कौए और भ्रमर से कहती है कि तुम तो उड़कर सर्वत्र जा सकते हो, मेरी प्रिय से जाकर कहना कि तुम्हारी वह विरहणी नागमती विरह की आग में जलकर मर गई है, और उससे जो धुआं निकला उसी से तो हम काले पड़ गए। नागमती के विरह में सात्विकता है, वह भोग विलास की आकांक्षणी नहीं है, वह तो प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल है। प्रकृति भी नागमती के दुख में संवेदना व्यक्त करती है, ठीक है। नागमती के विरह वेदना को सुनकर पक्षी जल जाते हैं, वृक्ष पत्रहीन हो जाते हैं, है ना। जेही पंखी के न्योर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाए तरबर होती निपात। दिवाली आने पर भी उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि प्रिय प्रदेश में है। निश्चय ही नागमती का विरह वर्णन हिंदी विरह काव्यों में श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित है। वेदना का जैसा निर्मम, मार्मिक और गंभीर वर्णन जायसी ने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये जो आपका जायसी ग्रंथावली है ना, नागमती वियोग खंड जो है, ये आपके हिंदी कविता के अंतर्गत जो है वो नेट के सिलेबस में दिया गया है। तो आज हमने इसे भी पढ़ लिया है, और इसका नागमती वियोग खंड जो था वो हमें पढ़ना था, तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो कल के लिए जो है हम सूरदास का भ्रमर गीत सार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।